कार्डर बेस्ड पार्टी ज्यादातर रेजिमेंटेड होती है। आपने 5 बजे ओथ लेनी है कैबिनेट मिनिस्टर, चिट्ठी मेरे पास कैबिनेट सेक्रेटरी की आती है, प्रधानमंत्री का फोन आता है, सोनिया जी का फोन आता है, और फिर 5 बजे की होता है, 11:30 बजे मेरे को ये फोन आता है, सॉरी कर दिया कि सब कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंप दिया। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मानसिकता क्या है, इसको आप एज जर्नलिस्ट, दिस इज ए मूड पॉइंट, जिसको आप भी उसका अध्ययन करो कि उसको पूरी पावर सौंपने के बाद कांग्रेस मजबूत रहेगी या कांग्रेस और घटेगी। मैं ये नहीं किसी से कहवाना चाहता यार ये कभी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गया, बीजेपी छोड़ के कोई और चला गया। ये मेरी उम्र के आदमी को इससे बचना चाहिए। ये आजादी सिर्फ आजादी का मतलब ये नहीं अपनी वोट डाल दो, किसी की खाट खड़ी कर दो, किसी को पढ़ा दो। मैं तो बल्कि जब मैंने बल बढ़ाया मेरी साथ तो बहुत बुरा हो गया, मैं बीजेपी में चला जाऊं। मैं एक आदमी को भी नहीं जानता ना बीजेपी के, नॉट इवन सिंगल। बीजेपी ने कहा कि हम 2000 रुपये पेंशन करेंगे, उसने वो चौटाला का लड़का क्या नाम दुष्यंत ने कहा कि हम पता नहीं कितने 5,000 आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहने लगा कि मैं 10 करूंगा। ये चीजें इसलिए हैं कि समाधान का जड़ में पहुंचना आप जरूरी नहीं समझ रहे। कांग्रेस को तो देख के जाने का कोई नुकसान नहीं, और हमारे को मतलब बीजेपी को उसका आने का कोई फायदा नहीं। बीजेपी पिछले 8 साल में मोदी जी या बीजेपी पार्टी को नेता नहीं बन पाए क्या? देखिए, मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि कार्डर बेस्ड पार्टी और एक ऐसी पार्टी कांग्रेस जैसी जिसमें कार्डर नहीं होता, ये दोनों में बड़ा भारी अंतर है। कार्डर बेस्ड पार्टी ज्यादातर रेजिमेंटेड होती है, और उसका नुकसान ये होता है कि उसमें लीडरशिप उभरने में मतलब मैं पता नहीं किस क्वालिटी का हूं, लेकिन मैं क्योंकि कार्डर में एक डिसिप्लिन्ड हूं, तो मेरी जो क्वालिटीज है किसी को पता ही ना लगे। और इसीलिए कांग्रेस को कहते हैं कांग्रेस तो मूवमेंट है। तो एक तो ये फर्क होता है। आप इसमें सिर्फ बीजेपी नहीं, आप कम्युनिस्टों को देख लो। एक ये आप पार्टी जो है, जयललिता की जो पार्टी है, ये तो 3-4 पार्टियां हैं जिसमें कार्डर सिस्टम है। इसलिए केजरीवाल है तो केजरीवाल ही है, दूसरी की बात मत सोचो। जयललिता है तो जयललिता है। तो ये फर्क है, और दूसरी पार्टियां ऐसी हैं वहां उभर जाते हैं, तो मतलब जहां कार्डर नहीं है, माफ करना, कार्डर बेस्ड पार्टी का। दूसरा ये है कि जो आपने सवाल किया ना कि बाहर से जो स्टाफ आता है उनके पास क्या नहीं है, वो एक ये भी वजह है कि कांग्रेस ने 50-55-60 साल जो राज किया ना देश में, कोई भी पॉलिटिकल आदमी, कल आप भी ज्वाइन करोगे ना किसी भी पार्टी को, तो आपके मन में एक बार चक्कर घूमेगा, कांग्रेस, बीजेपी, ये आप, ये कम्युनिस्ट, और फिर कहीं ना कहीं आपकी सुई टिकेगी जाके कि विच इज द रूलिंग पार्टी। इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू इट, दैट वुड बी योर चॉइस। अब आपको लगेगा नहीं, यहाँ तो मेरा मामला जमता नहीं, तो फिर दूसरा देखोगे भाई कांग्रेस हटेगी तो कौन सी है। तो 2014 तक तो बीजेपी दूसरी कैटेगरी में भी नहीं आती थी हरियाणा में। तो फिर क्या, फिर तो थर्ड चॉइस जो आदमी की होगी वो कहता चलो यार देख लेंगे, बैठे हैं इस पार्टी में, कभी तो उभरेगी। तो जो जिसको लगन है कि मैं सत्तासीन हूं और मेरे में कुछ गुण हैं, तो वो उस पार्टी को प्रेफर करेगा जो पार्टी सत्ता पार्टी होगी। इसलिए ये कमी रही है। लेकिन एक और चीज है, जैसे आप कांग्रेस में थे, बड़े आजादी से बोलते थे, बड़े सब कुछ करते थे, बीजेपी में आने के बाद सबकी बोलती
वहां पे पूरी डिक्टेटरशिप है ना, वहां आप अपनी तरह से थोड़ा कांग्रेस में आप नारे बजे लगाते थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। मैं तो अभी लगा सुनो, मैं बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, जैसे आपको यहाँ सीधा नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उसके अलावा वो आजाद आप जो खुला थे तो या बंदिश में गए तो कितना फर्क इसको माना। मैंने बता दिया ना कि रेजिमेंटेशन फौज में क्या है, फौज में नारा जो बोले सो निहाल वार कराई है ये, उसके बाद दिमाग के सारे ताले बंद हो जाते हैं और फिर आदमी लड़ता है, उसको मौत और जिंदगी में फर्क नजर नहीं आता। यही किसी भी सिस्टम में इस तरह की बात जो होती है, वो आप 70 साल का यूएसएसआर का इतिहास उठा के देख लो, क्यों टूटी पार्टी 70 साल जिसने दुनिया के सबसे बड़े मुल्क में राज किया हो, उसके 17 मुल्क बढ़ गए। अभी वो गोर्बाचोव की जो डेथ हुई है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। तो फिर इसमें देश की जनता को क्या, मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे देश की जनता ने बदलाव किया, भाई मोदी जी को लेके आए, तो 200 तो वही कांग्रेस के वहां चले गए, तो देश की जनता को क्या मिला? देश की जनता को तो वही नेता मिले ना, फिर दोबारा से आप ही मिले, पार्टी तो बदली, सिर्फ लोगों को कांग्रेस की नेता जाने से ये हो गया, जैसे मैंने बताया, जो जहां उनकी पकड़ नहीं थी और कांग्रेस या और किसी पार्टी के आदमी की पकड़ थी, उससे बीजेपी को लाभ हुआ। एक तो माहौल था और दूसरा फिर जैसे आपने बताया इस किस्म के लोग गए तो लोगों ने कहा चलो ये भी देखो। सर 2014 के जो इलेक्शन थे उस समय कुछ जो लोग जो पार्टी में आए, कुछ महत्वाकांक्षा से आए थे, कुछ लोग ऐसे थे जो कांग्रेस में संतुष्ट नहीं थे, लेकिन आज भी गुलाम नबी आजाद जैसे नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, तो आप इस चीज को कैसे देखें? देखो, कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है जी, वो जब तक डिसिसिव नहीं होगी, यानी ये जो लिंगर ऑन करने की प्रथा है कांग्रेस में, मैं तो जानता हूं 42 साल तो कांग्रेस में ही कटे मेरे, ये जो लिंगर ऑन करने की प्रथा है, ये इंदिरा जी के लिए तो हो सकता है कि ठीक हो, क्योंकि उनका अपना एक वो था। राजीव गांधी के लिए भी, राजीव गांधी को भी सारा कांग्रेस और देश सपोर्ट कर, लेकिन आज की लीडरशिप अगर डिसिसिव होती है तो कांग्रेस उभर सकती है। डिसिसिव ना होना कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है, और उसी कमजोरी का पहला शिकार इंद्रजीत है, दूसरा शिकार मैं हूं हरियाणा के संदर्भ में, और देश के संदर्भ में भी आप देख लो। यानी ये अलग बात है, अब कौन आदमी क्यों आया, आप ये भी कर सकते होंगे कि भाई इनको गद्दी चाहिए, गद्दी, लेकिन आपको मेरा किस्सा भी पता होगा कि मेरे पास राष्ट्रपति की चिट्ठी आती है, पास आते हैं मेरे फैमिली के लिए कि आपको 6 पास, आपने 5 बजे ओथ लेनी है कैबिनेट मिनिस्टर की। चिट्ठी मेरे पास कैबिनेट सेक्रेटरी की आती है, प्रधानमंत्री का फोन आता है, सोनिया जी का फोन आता है, और फिर 5 बजे की होता है, 11:30 बजे मेरे को ये फोन आता है, सॉरी। देश के इतिहास में ऐसा किसी जिसको इतना लज्जित कर दोगे आप, वो क्यों? इसका मतलब ये कहीं डिसीजन मेकिंग में आप यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर डिसीजन। तो ये कमी आज भी कांग्रेस में, इसीलिए गुलाम नबी आजाद जैसा आदमी कभी कांग्रेस छोड़ सकता है, कभी मेरे जैसा आदमी कांग्रेस छोड़ सकता है, कभी नहीं, लेकिन हालात है। अब आप यानी 23 आदमी अगर चिट्ठी लिख दें, उनको आप ये कहो कि ये तो बागी है, बागी नहीं होता। कांग्रेस में जिन्होंने पूरा जीवन लगाया है वो कभी ये नहीं सोचते। और मेरे गुलाम नबी तो मेरा दोस्त है, जो पता है, हम इकट्ठा आए थे यूथ कांग्रेस में 1976 ऑनवर्ड्स। हमने कभी मैं तो बल्कि जब मैंने बल बढ़ाया वही मेरी साथ तो बहुत बुरा हो गया, मैं बीजेपी में चला जाऊं। मैं एक आदमी को भी नहीं जानता ना बीजेपी के, नॉट इवन सिंगल। तो मेरे को एक आदमी बैठा ऐसे ही, कहने लगा जी आप
मैंने कहा यार मैं किसी को जानता ही नहीं। अब वो मेरा सामने बैठा था, मैं जानता हूँ, बताओ किससे मिलवाना है। कैन यू बिलीव कि मेरे जैसा आदमी जो 42 साल कांग्रेस में रह के सब कुछ रहा, 6 स्टेट का तो मैं इंचार्ज रहा, और मैं बीजेपी के सिंगल आदमी को भी ना जानू। तो और ये मतलब बहुत से कांग्रेसियों के साथ ऐसा है, और गुलाम नबी कोई एक एक्सेप्शन नहीं है। मैं ये कहता हूं कि ये सोनिया गांधी अगर रही अध्यक्ष तो ये कांग्रेस फिर भी मतलब जैसी है उससे कुछ ना कुछ ऊपर हो सकती, नहीं चली जाएगी। दूसरा कोई विकल्प नहीं है कांग्रेस के सामने अध्यक्ष पद का। और मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कांग्रेसियों में जानता हूं कि आपको 3 ऐसे वाक्य दिखा दूंगा पिछले 30-35 साल में जब कांग्रेस टूटी, और टूटने के बाद कांग्रेस किसके साथ गई? 2 बार तो इंदिरा गांधी के साथ गई, जब सिंडिकेट और ये था, और तीसरी बार राजीव गांधी के साथ गई जब वीपी सिंह ने। और तो ये कहना कि ये तो परिवारवाद, ये तो परिवारवाद की बात नहीं होती। बात यह है कि लोगों का एक बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस टूटी, 5 कांग्रेस बनी, एक में तो हम भी थे, तिवाड़ी कांग्रेस, एक में माधवराव सिंधिया की पार्टी बन गई, यानी 5 कांग्रेस बन गई। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष जो था वो वहां से हटके था। तो सर यही पूछ रहा था, अगर सोनिया जी दोबारा आ जाए आपके निवास स्थान पे, आप दोबारा पुरानी गलती माफ हो, तो क्या दोबारा आप कांग्रेस में जा सकते हो? नहीं, देखो बात घर वापसी हो सकती है दोबारा से। देखो बात ये है, तो आपका पुराना परिवार है, देखिए अगर वहां कुछ गलतियां हुई है अनजाने में, कहा गया मान लो आपने छोड़ दिया उसको, तो क्या घर वापसी हो सकती है? मेरी सुन लो कि जो आप कह रहे हो वैसा जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं ये नहीं किसी से कहवाना चाहता यार ये कभी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गया, बीजेपी छोड़ के कोई और चला गया। ये मेरी उम्र के आदमी को इससे बचना चाहिए। आम आदमी पार्टी का 1 साल का टेस्ट ले लिया हरियाणा की जनता, और वो टेस्ट अगले जून महीने में 2023 में पूरा होगा। उस टेस्ट के बाद ये सवाल जो आपने किया है, तब आपको सही जवाब मिलेगा कि कुछ फ्यूचर है या नहीं है। आज के दिन तो प्रैक्टिकल चल रहा है। कल उस पर राहुल ने कहा हल्ला बोल में कि भाई मीडिया हमारा नहीं है, संसद में बोलने नहीं दिया जाता, जनता से वार्तालाप किया जाएगा, जनता के बीच जाएंगे। तो क्या लगता है कांग्रेस ने सही डिसीजन लिया राहुल ने कि जनता के बीच संवाद किया गया? सिर्फ राहुल की बात नहीं, मैंने भी एक फैसला किया है। प्रधानमंत्री जी ने 3 शब्दों के साथ एक शब्द और जोड़ दिया, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब सिर्फ यही नहीं कि साइंस के या टेक्नोलॉजी के अनुसंधान हो। इस देश में गरीबी मिटाने के अनुसंधान होने चाहिए। इस देश के अंदर अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य हमारे लोगों को, हॉलैंड जैसा देश जिसकी 3 करोड़ की भी आबादी, 2.25 मिलियन होगी शायद, वहां एवरेज एज जो है वो 80+ है, 80 से भी शायद ज्यादा हो। तो क्यों? ये जो एनवायरमेंट है, ये आजादी, सिर्फ आजादी का मतलब ये नहीं अपनी वोट डाल दो, किसी की खाट खड़ी कर दो, किसी को पढ़ा दो, प्रजातंत्र ठीक है, लेकिन आज भी हमारे को इस देश में गरीबी है, इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, आज भी इस देश में डिस्पैरिटी है। यानी अखबार में मैं पढ़ता हूं, मेरे को गुस्सा आता है इस बात का कि हर 36 घंटे में इस देश में एक आदमी करोड़पति बनता है, और लिस्ट आएगी कि ये 400 आदमी बने और ये 36 आदमी अरबपति बने। तो
ये देश कोई इस लिहाज से देखेगा तो मैं कहता हूँ वो दैट इज नॉट फॉर्चुनेट थिंग। वो इसमें वो भी देखना चाहिए जो किसानों ने किया, वो भी देखना चाहिए जो गरीब आदमी। तो मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, मैं भी लोगों के पास जा रहा हूँ और मेरी 3 मीटिंग है यहाँ। एक तो 11 तारीख को इसमें कैथल में, जिसमें मैंने 2000 आदमी, ज्यादा नहीं 2000 आदमी बुलाए, पूरी 2-3 डिस्ट्रिक्ट की। उनसे मैं पूछूंगा कि पुरानी समस्याओं का नया समाधान। समस्याएं वही हैं जो 1947 में भी थी, 2014 में भी थी, और जो उसका हल जो है उसका वो क्या है, वो एक नई सोच के साथ निकलना है, तब कुछ आमूल चीजें परिवर्तित होंगी। अदरवाइज तो अब ये पीछे हो गया चुनाव, वो बीजेपी ने कहा कि हम 2000 रुपये पेंशन करेंगे। उसने वो चौटाला का लड़का क्या नाम, दुष्यंत ने कहा कि हम पता नहीं कितने 5,000 आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहने लगा कि मैं 10 करूंगा। ये चीजें यानी क्यों है? ये चीजें इसलिए हैं कि समाधान का जड़ में पहुंचना आप जरूरी नहीं समझते। मैंने 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस में रैली करने का फैसला किया। रैली नहीं होगी वो मेरे 1 लाख वीरेंद्र सिंह के साथी, दे वुड कम विद न्यू प्रपोजल्स, न्यू इनोवेशन के इस चीज में ये हो सकता है। सुधा जी को भी संसदीय बोर्ड में लिया, भूपेंद्र यादव जी को लिया, क्या लगता है उसमें? क्या लगता है क्या सुधा जी तरफ आएंगी आपको? उसमें क्या लगता है या क्या नहीं लगता, आप मेरा भी ख्याल कर लो। मैं राव साहब एक ही दलिया के इसलिए मैं, जो आप समझदार हो समझ सकते हो, आपने सवाल ही ऐसा कर दिया जो आपने मेरे से पूछा था, पहले वाला सवाल कि लीडरशिप 1.5 साल तक उनकी पेट भरने की जरूरियात को पूरा किया है। उससे विपक्ष का जो एक, वैसे तो हर पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल आदमी जातीय आधार पर अपना गणित बनाता है, लेकिन वो उससे लगा कि उस लाभार्थी की जो एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, उसका विपक्ष का गणित फेल कर दिया उसने। और मैं ये भी कहता था, मैंने कहा कि यूपी के चुनाव घटनाक्रम बिहार का हुआ है, उससे विपक्ष को एक और मौका मिला है अपने आप को संगठित करने का। मैं पिछले 50 साल से राजनीति में हूँ, सक्रिय रहा, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। मैंने ये देखा कि जब इस चीज की जरूरत होती है कि विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, शायद आगे भी हो जाए, लेकिन उसके परिणाम अच्छे तब नहीं आते जब हर आदमी उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट उसके कंपोनेंट्स हैं, उसमें बहुत सी जो रीजनल लीडरशिप है वो बहुत एम्बिशियस होती है, और एम्बिशन ज्यादा होने से फिर फूट शुरू हो जाती है। और इसका परिणाम मोरारजी भाई, जब इमरजेंसी के बाद एक तरफा इलेक्शन हुआ था और मोरारजी देसाई एक आम सहमति के प्रधानमंत्री थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन 2 साल तक सरकार ने चली, वो टूट गई। इसी तरह वीपी सिंह के समय में भी आपने देखा होगा। तो अब अगर इंडियन पॉलिटिक्स परिपक्व हुई है तो हो सकता है कुछ उससे हटके बात हो, लेकिन अभी तक तो ऐसा ही नजर आता है। अब मैं शुरू से एक बात कहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसको हथियार बना लिया मेरी बात कही हुई को। मैं
मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस को तो कुलदीप के जाने का कोई नुकसान नहीं, और हमारे को मतलब बीजेपी को उसका आने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो वो वोट बैंक भजन लाल जी ने गढ़ा था, वो बनाया नहीं था, गढ़ा हुआ था जो उसका, वो तो बीजेपी में चला गया ऑलरेडी। इसलिए कोई बड़ा लाभ बीजेपी को नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, अब कांग्रेस के बाद वो ये तो कर नहीं सकता कि अपनी पार्टी को रिवाइव कर दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ही मस्ट हैव थॉट कि बेटर कोर्स इज टू ज्वाइन बीजेपी। आपकी सलाह अक्सर प्रचलित रहती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आपने एक बार सलाह दी थी कि भैया छोड़ो तो अपनी पार्टी मत बनाना, भाजपा में आ जाए। हाँ, exactly. नहीं, मैंने कहा कांग्रेस मत छोड़ना, और कहीं तेरे को नजर आए कि कांग्रेस से बिल्कुल ही मोह भंग हो गया, या कांग्रेस ने तेरे से मोह भंग कर लिया, तो मैंने कहा फिर बीजेपी में आ जाना। अकेली पार्टी बनाने के परिणाम राव वीरेंद्र सिंह जी से लेकर आज तक जितने भी हुए हैं, भगवत लाल शर्मा, बंसी लाल और भजन लाल, ये जितने भी महापुरुष हैं हमारे, ये मतलब एक बार तो जो सकते हैं, जो दिया है वो रोशनी खूब देता है। तो भाजपा में सेफ है फ्यूचर? भाजपा में सेफ रहेगा फ्यूचर? किसका? कोई भी नेता अगर आए, आप भाजपा के बड़े लीडर हैं, तो क्या भविष्य भी अब भाजपा में ही सुरक्षित है? किसी भी नेता देखो, भविष्य की तो अभी मैं नहीं कहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि हरियाणा में जो कांग्रेस है, कांग्रेस हरियाणा में मरी नहीं है। तो इस स्टेट में तो आप कह सकते हो जी यहाँ तो मर गई। यूपी में कहाँ है, बिहार में कहाँ है जी, लेकिन यहाँ कांग्रेस है, और कांग्रेस ने फैसला ये कर दिया कि सब कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंप दिया। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मानसिकता क्या है, इसको आप एज जर्नलिस्ट, दिस इज ए मूड पॉइंट, जिसको आप भी उसका अध्ययन करो कि उसको पूरी पावर सौंपने के बाद कांग्रेस मजबूत रहेगी या कांग्रेस और घटेगी। तो मैं तो देखता हूँ। अच्छा, देखो, मैं भूपेंद्र सिंह जी को, क्योंकि वैसे तो दोस्त भी हैं और रिश्तेदार भी हैं, लेकिन मानसिकता जो होती है ना, उसको बदलना हर आदमी इतना आसान नहीं होता। और राजनीति में जब आप when you enjoy absolute power, तो फिर बड़ा दिल होना चाहिए। बड़ा दिल का आदमी राजनीति में बड़ा ही होता है जी। और इसीलिए जिन महापुरुषों को हम बड़ा आदमी मानते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, उनकी वर्किंग भी हमने देखी है। देखो, अमित शाह जी ने ये जानते हैं इस बात को कि मेरे को एक कहा कि भाई, क्योंकि बीजेपी के बारे में प्रचलित नहीं है कि जब समय है तो फिर कुछ ही ठीक करा लो, जो भी समय की बात नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ जुड़ोगे तो हम आपके साथ, जैसे आपने हमारे को ट्रीट किया है, हमारे साथ आए हो आप, वैसे ही परिणाम आपको हम उससे फिरेंगे नहीं। तो मैं हरियाणा में एक मिसाल हूं। हरियाणा में आज तक जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हुए, उनमें देवीलाल जी, राव वीरेंद्र सिंह जी, भजन लाल जी, बंसी लाल जी, ये 4 लोग हैं जो सीधे कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। क्यों? क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर रहे थे। मैं अकेला ऐसा जिसने बीजेपी ने सीधा मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। आज तक हरियाणा में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा।